तो लो जी, एक बार फिर से मुंह उठा के आप सबके सामने आ गया हूं, बार बार वही बात करने कि अगर टीम इंडिया की फील्डिंग अच्छी होती तो शायद हम मैच जीत जाते, टीम इंडिया बॉलिंग अच्छी करवाता तो शायद हम मैच जीत जाते, ये बल्लेबाज अगर स्कोर बनाता तो हम मैच जीत जाते। लेकिन मैच जीतेंगे कब? हर बार इंग्लैंड जाते हैं ये सपना लेकर के, इस बार तो सीरीज जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि इस बार की टीम पहले वाले की टीम से बहुत अच्छी है। लेकिन रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता, रिजल्ट सेम का सेम ही रहता है। हाँ, मानता हूं अभी 2 दिन का खेल हुआ है चौथे टेस्ट मैच में, तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि टीम इंडिया ये मैच हार गया, लेकिन 2 दिन में हमने जो देखा ठीक नहीं देखा। तो इस वीडियो में हम बात करने हैं टीम इंडिया के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कि टीम इंडिया ने क्या क्या गलतियां की जिससे टीम इंडिया बैक फुट पर जा चुका है। तो वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव नोट से करते हैं। तो दूसरे दिन में टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा ऋषभ पंत। भाई साहब, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने भी आ सकते हैं, क्योंकि जब टीम इंडिया स्टेडियम में आई थी तो ऋषभ पंत उनके साथ नहीं आए थे और कहा यह जा रहा था कि ऋषभ पंत हॉस्पिटल में है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो कल के दिन बल्लेबाजी करना तो छोड़िए, वो इस सीरीज से ही रूल्ड आउट हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत को स्क्रीन पर देखा, सबके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। लेकिन तब भी ये एहसास नहीं हुआ था कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये लगा था कि ऋषभ पंत टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए डग आउट में आए हैं, बैठे हैं। लेकिन साहब, जैसे ही ऋषभ पंत पैड पहनकर ग्राउंड में आना शुरू करते हैं, यकीन मानिए हर इंडियन क्रिकेट फैंस की ना छाती चौड़ी हो गई होगी, क्योंकि यही कारण है जिसके कारण हम इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के वजह से हम क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं मानते, खेल से काफी ऊपर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे वो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने खड़े होकर ऋषभ पंत को स्टैंडिंग ओवेशन दी। हर कोई वहां पर क्लैपिंग कर रहा था, एक एक रन पर वहां चीयर हो रहा था। ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहे थे स्कोर बनाने में, नो डाउट, लेकिन वो वहां खड़े थे अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। ऋषभ पंत ने स्कोर चाहे 20 ही बनाए हों, लेकिन स्कोर मैटर नहीं करते, मैटर करता है उनके खेलने का स्पिरिट। अब मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले, लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा ऋषभ पंत के इस हौसले के लिए, और क्रिकेट लाइफ की तरफ से भी मैं ऋषभ पंत के इस हौसले को सैल्यूट करता हूं। मैच की बात करें और दूसरे दिन की बात करें तो साहब, टीम इंडिया के हालात ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जितने स्कोर हमने पूरे दिन में बनाए थे, इंग्लैंड ने उतने स्कोर आधे दिन में बना दिए हैं। हमने टोटल 358 स्कोर बनाए और उसके लिए हमने 114 ओवर खेले, और मुझे लगता है इंग्लैंड 358 स्कोर 60 ओवर में ही बना देगा। बड़ा हम पिछले मैच में इनसे पूछ रहे थे कहां गया आपका बैस बॉल। मोहम्मद सिराज आगे जा जाकर जो रूट से कह रहे थे वेयर इज योर बैस बॉल, तो लो जी, देख लो बैस बॉल। 5 की रन रेट से इंग्लैंड स्कोर बना रहा है टेस्ट मैच में। 46 ओवर खेलकर 225 स्कोर बना दिए हैं और 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 166 रन की रहती है, जिसमें क्रॉली 84 स्कोर बनाते हैं और बेन डेकेट 94। बस एक अच्छी खबर यही रही कि हम इन दोनों के शतक कंप्लीट नहीं करने दिए, अदरवाइज टीम इंडिया के नाम आज कुछ भी नहीं रहा। और मोहम्मद सिराज की तो सबसे ज्यादा कुटाई की है, 10 ओवर में 58 स्कोर बनाए और एक भी विकेट नहीं हासिल किया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 5 ओवर में 35 रन लुटा दिए हैं। मैं इसीलिए कह रहा था साहब, आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर आपके 5 गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए, वहां पर छठा गेंदबाज भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब शार्दुल ठाकुर को 7 की रन रेट से स्कोर आ रहा है। वाशिंगटन सुंदर को आपने 46 ओवर में से एक भी ओवर नहीं करवाया, और ये बात सबसे हैरानी करने वाली थी कि जहां पहली विकेट रविंद्र जडेजा निकालता है एज अ स्पिनर, तो आपने उसके साथ में वाशिंगटन सुंदर क्यों नहीं लगाया। जब वेन डेकेट बल्लेबाजी कर रहा था, लेफ्ट हैंडर है, तो उसके आगे आपने वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगाया। अगर आपने उसे बॉलिंग करवानी ही नहीं है तो क्यों ना आप एक प्रॉपर बल्लेबाज खिला लो। इस मैच में आप करुण नायर को मौका फिर से दे देते, या फिर ईश्वरन को खिला देते, जो बेचारा सदियों से वेट कर रहा है 2021 से कब उसका डेब्यू करवाया जाएगा। 2021 के बाद ना 15 खिलाड़ियों का डेब्यू हो चुका है, लेकिन ईश्वरन का अभी तक डेब्यू नहीं हो रहा है। इंग्लैंड इंडिया से सिर्फ 133 स्कोर पीछे है, 133 रन, और ये विकेट कोई आसान विकेट नहीं थी। आपने देखा था ना आज दिन की शुरुआत में जब आर्चर गेंद कर रहा था, कैसे बॉल बाहर जा रही थी, अंदर जा रही थी, बाउंस ले रही थी, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों की बॉलिंग देखकर लग ही नहीं रहा था विकेट में कुछ है। ऐसा लग रहा था विकेट एकदम फ्लैट हो चुका है। यहाँ तो टीम इंडिया के गेंदबाजों में कमी है कि वो इतना एफर्ट लगा नहीं पाए। कम से कम ऋषभ पंत की स्पिरिट को देखकर ही अपने आप में जोश लेके आते यार। 2 विकेट 46 ओवर में नहीं।
क्या जसप्रीत बुमराह का जो कर्स है कि जसप्रीत बुमराह जब जब टेस्ट मैच खेलते हैं टीम इंडिया हार जाता है, क्या वो सही तो नहीं साबित हो रहा है? क्योंकि जिस मैच में बुमराह नहीं खेले वो मैच हम जीत चुके हैं, और जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उसमें कोई चांस ही नहीं लग रहे हमारे जीतने के। अच्छा, मैं कमेंट्री सुन रहा था, उस कमेंट्री में ये कह रहे थे कि दिखाया जा रहा है कि ये जो विकेट है, जो बाकी 3 ग्राउंड जहां हमने मैच खेले हैं उससे सबसे बेहतर विकेट है। जिसके जवाब में अजय जडेजा ने कहा था कि मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि ये विकेट बेटर है, लेकिन हमने जितना देखा है, जितनी बॉल स्विंग हो रही है, इधर उधर हो रही है, ये विकेट बॉलिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट विकेट होने वाली है। और टीम इंडिया की बॉलिंग इंग्लैंड की बॉलिंग से ज्यादा बेटर है, तो इसलिए अगर टीम इंडिया ने 358 स्कोर बनाए हैं तो इंग्लैंड शायद 250 पर ही ऑल आउट हो जाए। लेकिन साहब देख लिया ना, बॉलिंग अच्छी होने से कागजों पर कोई फायदा नहीं है जब तक हम ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। और जो स्टैट उन्होंने दिखाए थे कि ये विकेट बैटिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट विकेट है, इंग्लैंड के बल्लेबाज वैसा ही करके दिखा रहे हैं। पिछले मैच में वो स्ट्रगल कर रहे थे, बैस बॉल की अप्रोच अपना नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने बैस बॉल भी अपना दिया। चलो ये सब कहने की बातें हैं, बुमराह का कैलिबर हम सब जानते हैं, और इस मैच में अगर टीम इंडिया ने वापसी करनी है तो वो बुमराह ही करवा सकता है। अगर बुमराह को विकेट नहीं मिला ना साहब, तो समझिए ये मैच टीम इंडिया के हाथ से गया। अभी भी टीम इंडिया को वापसी करनी है तो इंग्लैंड को 400 तक के स्कोर तक रोकना पड़ेगा। जब तक ओली पोप, जो रूट खेल रहे हैं तो रन रेट की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ये देखकर आराम से खेलते हैं। लेकिन फिर भी टीम इंडिया को 400 तक इंग्लैंड को ऑल आउट करना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड 40-50 रन की लीड ले भी लेता है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई साहब हम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। ऋषभ पंत अब फुली फिट नहीं है, वो बल्लेबाजी करने आते भी हैं तो अपने 100% कैलिबर के साथ नहीं खेल पाएंगे, तो उनकी गारंटी लेना कि वो स्कोर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये फिर बेवकूफ़ी की बात होगी। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को आउट करना है और इस मैच में वापसी करनी है। इस मैच में अंशुल कंबोज ने 1 विकेट लिया, और एज अ डेब्यूटेंट पहला विकेट हमेशा यादगार रहता है। लेकिन अंशुल कंबोज 1-2 विकेट से हम खुश नहीं होने वाले, आपको सेम वैसा काम करके दिखाना है जैसा आकाशदीप सिंह ने दूसरे मैच में किया था, 10 विकेट लेकर। तो तीसरे दिन अब टीम इंडिया को करना क्या है, कोशिश करनी है लंच तक इंग्लैंड के 3 विकेट और निकाल लें। टोटल 5 विकेट अगर इंग्लैंड के आउट हो गए लंच तक तो टीम इंडिया की वापसी हो सकती है। अगर लंच तक टीम इंडिया कोई विकेट नहीं मिला तो साहब गलत फहमी में जीना फिर गलत बात है। तो मान लीजिए कि ये मैच फिर हमारे हाथ से निकल ही गया। देखते हैं आज तीसरे दिन टीम इंडिया कैसी शुरुआत करती है, क्या जसप्रीत बुमराह अपने नाम के हिसाब से परफॉर्म कर पाते हैं या फिर नहीं।